नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और चलिए सबसे पहले बात देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर कुंभ मेले में स्किल इंडिया पवेलियन कौशल मेले का उद्घाटन सीएम तीरथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी वर्चुअली माध्यम से जुड़े। महिला स्वयं सहायता समूहों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, सीएम तीरथ सिंह रावत ने बात कही। कौशल विकास कार्यक्रम को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल से जोड़ने की जरूरत है। तो स्किल इंडिया पवेलियन कौशल मेले का उद्घाटन किया गया है देहरादून में। सीएम तीरथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी वर्चुअली माध्यम से जुड़े। महिला स्वयं सहायता समूहों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। कौशल विकास कार्यक्रम को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल से जोड़ा जाएगा। तो कुंभ मेले में स्किल इंडिया पवेलियन कौशल मेले का उद्घाटन किया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें, कौशल विकास कार्यक्रम को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल से जोड़ने की जरूरत, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ये कहते हुए कुंभ मेला में स्किल इंडिया पवेलियन कौशल मेले का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई अहम बातें कही है। खासकर महिला स्वयं सहायता समूहों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और स्किल इंडिया पवेलियन कौशल मेले के द्वारा यानी जो उद्घाटन किया गया है उससे उन लोगों को स्किल किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक व कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्री भारत सरकार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने हरिद्वार कुंभ मेले में स्किल इंडिया पवेलियन कौशल मेले का वर्चुअली उद्घाटन किया है। महिला स्वयं सहायता समूहों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं कौशल विकास कार्यक्रम को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल से जोड़ने की जरूरत है, ये मुख्यमंत्री कह रहे थे। सीएम तीरथ ने कुंभ के शाही स्नान पूरा होने पर प्रेस वार्ता की है। वर्चुअली रूप से पत्रकारों से सचिवालय में जुड़े सीएम तीरथ सिंह रावत, शाही स्नान कुशलतापूर्वक हुआ ये कहते हुए अखाड़ा परिषद और साधु संतों का पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। अखाड़ा परिषद जिस तरह की व्यवस्थाओं की मांग कर रहे थे वो हमने उपलब्ध करा दिए हैं। अधिकारियों ने शाही स्नान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। मीडिया की भूमिका और सहभागिता के लिए भी अभिनंदन है। हमने कई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन किया है। कुंभ में कोरोना बचाव के नियमों का पालन किया गया है। भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और आगे भी करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज पहला शाही स्नान यानी कुंभ मेले के दौरान ये स्नान था और इस स्नान को लेकर विशेष तैयारी की जा रही थी। शाही स्नान जिसमें साधु संतों ने बड़ी तादाद में आज आस्था की डुबकी लगाई है। हालांकि कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर या फिर जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं वो गाइडलाइंस तो पालन नहीं किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने शाही स्नान के बाद वर्चुअली प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने कार्यक्रम को सफल बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हरिद्वार में आज सोमवती अमावस्या पर महाकुंभ में शाही स्नान किया गया है। साधु संतों ने आज आस्था की डुबकी लगाई है। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा ने पहले चरण में स्नान किया। निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने सबसे पहले गंगा पूजन किया। चूना अखाड़ा अग्नि आह्वान अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने भी स्नान किया है। कोरोना के चलते शाम की गंगा आरती में शामिल नहीं हो पाएंगे श्रद्धालु। तो कोरोना के चलते तमाम नियम बनाए गए हैं और इस नियम के तहत आज शाम में आरती में शामिल तो अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये तस्वीर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं
शाही स्नान की तस्वीर है, जहां सबसे पहले निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाश नंदन गिरी ने डुबकी लगाई है अपने पूरे साधु संतों के साथ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भव्य तरीके से हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कोविड वैक्सीन की उपलब्धता पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट ने प्रेस वार्ता की है। राज्य में कम से कम 10 लाख वैक्सीन डोज की जरूरत है। केवल 1,38,000 ही वैक्सीन की डोज आई है। आपको बता दें कि वैक्सीन की उपलब्धता पहले भारत में पूरी होनी चाहिए, फिर विदेशों को दें। आम आदमी पार्टी यानी देहरादून में प्रेस से बात करते हुए वैक्सीन की उपलब्धता पर सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी ने कोविड वैक्सीन की उपलब्धता पर सवाल उठाए। सीधे सीधे कहा कि पहले देश में वैक्सीन की जरूरत है और हर किसी को वैक्सीन लगनी चाहिए, उसके बाद हम वैक्सीन विदेशों को भी सप्लाई करें। इस वक्त 10 लाख वैक्सीन की जरूरत है उत्तराखंड में, लेकिन यहां पर 1,38,000 ही वैक्सीन फिलहाल पहुंचाए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने कोविड वैक्सीन की उपलब्धता पर सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य में कम से कम 10 लाख वैक्सीन डोज की जरूरत है। केवल 1,38,000 वैक्सीन की डोज ही आई है, जो पर्याप्त नहीं है। वैक्सीन की उपलब्धता पहले भारत में पूरी होनी चाहिए, फिर विदेशों को देना चाहिए। तो आम आदमी के प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए वैक्सीन को लेकर सवाल उठाया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना रोकथाम को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक। और ऐसे में वैक्सीन को लेकर विपक्षी पार्टियों के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि इस वक्त वैक्सीन की जो जरूरत है हिंदुस्तान में, वो पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। और ऐसे में देहरादून में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करके यही कहा कि उत्तराखंड को 10 लाख वैक्सीन की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से। उत्तराखंड पहुंची कोरोना वैक्सीन की 1,38,000 सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से भेजी गई कोरोना वैक्सीन। 11 जिलों में भेजी गई है कोरोना वैक्सीन की डोज। जिलों में 14 अप्रैल तक शुरू किया गया कोविड टीका उत्सव। अधिक से अधिक लाभार्थियों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो जिलों में 14 अप्रैल तक कोविड टीका उत्सव मनाया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाया जाएगा। आप इसलिए 11 जिलों में कोरोना वैक्सीन की डोज भेजी गई है। 1,38,000 कोरोना वैक्सीन उत्तराखंड को दिया गया है, जो 11 जिलों में कोरोना वैक्सीन की डोज भेजी गई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर सरकार द्वारा प्रदेश के कुछ हिस्से को छोड़कर सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे लेकर एसडीएम मसूरी मनीष कुमार की अध्यक्षता में मसूरी एसडीएम कार्यालय में सभी स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनको सरकार द्वारा कोविड को लेकर स्कूलों के लिए जारी दिशा निर्देशों के बारे में अवगत कराया गया। एसडीएम ने बताया कि सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। ऐसे में सभी स्कूल प्रबंधन सरकार द्वारा कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा खुली रहेगी, बाकी सभी कक्षाएं बंद रहेंगी। छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा सकती है। हमारी क्लासेस हैं, अभी जो हमारी 9th क्लास है वो हम लोग वीकली में बुला रहे हैं उनको, जैसे 12th बुलाई फिर 10th बुलाई। अभी हमारी क्लास 9 जो यस सर। हाँ, मैंने आप लोग को बोला था कि अभी पोस्टपोन करिएगा, आगे मत करिएगा। कोई नहीं आ रहा। इन्होंने बोला था, मुझे कहा अभी रुकिए। आज की बात ये बात है 27-28 मार्च की है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और मसूरी में हमारे पूरे देश भर से जो बच्चे हैं वो यहाँ पठन पाठन के कार्य के लिए आते हैं
और यहाँ चूँकि हम एक देखें तो एक बड़ा इकोसिस्टम है स्कूल्स का, वहाँ पे हम ये सुनिश्चित करना है, हमारी जिम्मेदारी है ये कि जो बच्चे आ रहे हैं और वहाँ का जो अध्यापक हैं और जो लोग हैं वहाँ इंगेज, वो कोविड के संक्रमण से ग्रसित ना हो। तो इसके लिए जो कोविड प्रोटोकॉल और जो हमें आदेश मिले हैं उसके क्रम में इनको आज जो स्कूल्स हैं उनको बताया गया है कि उनको क्या करना है और कैसे कार्रवाई करनी है। इसमें नगर शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे हैं, उनके द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस जो इशू हुई हैं उसके विषय में लोगों को जानकारी दी गई है। तो खासकर बोर्डिंग स्कूल्स हैं, इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो बोर्डिंग में बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं उनके बारे में अभी स्थिति जो है वो साफ़ नहीं है कि उनको कैंपस पर रखना है या उनको घर भेजना है। क्योंकि अभी हमारे लिए भी बहुत दिक्कतें हैं, अगर हम उनको घर भेजते हैं तो उनको वापस बुलाने में बहुत दिक्कतें हैं। तो अभी स्थिति हमारे को कोई भी साफ़ नहीं की गई है, शाम तक का हमें समय दिया गया है। बाकी क्लासेस का भी अभी जैसे साहब ने बताया, एसडीएम साहब ने हमें बताया कि 10th और 12th के बच्चे स्कूल आ सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा कह सकते हैं एक बड़ी स्थिति जो है बड़ी समझने वाली है। क्योंकि उसमें हम ये जैसे कुछ बच्चे हमारे बोर्डिंग में बैठे हैं, कुछ बच्चे हमारे बाहर से भी आएंगे, तो हमें काफ़ी सेफ साइड हमें चल। खबर ऋषिकेश से उप जिला अधिकारी ने गंगा घाट का मुआयना किया है। आपको बता दें कि बिना मास्क पहने लोगों के चालान काटे गए हैं। एसडीएम ने गंदगी हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड जांच के लिए टीम के कार्य को भी देखा है और ज्यादा जांच करने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश के सभी सार्वजनिक स्थल पर जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और त्रिवेणी घाट जैसे जगहों पर कोरोना की टेस्टिंग की सुविधा की जा रही है। तो ऋषिकेश अमूमन वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, लेकिन कोरोना को लेकर भीड़ तो बहुत नहीं है। लेकिन वहां जो भी नियम के उल्लंघन करते हुए पाए गए बिना मास्क के, उन सबको चालान काटा गया है। उप जिला अधिकारी ने गंगा घाट का मुआयना किया, जहां देखा कि कई जगहों पर कोरोना को लेकर, कोरोना गाइडलाइंस को लेकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही कोरोना टेस्टिंग को लेकर भी उन्होंने निरीक्षण किया है और सीधे सीधे निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में कोरोना टेस्टिंग की ज़रूरत है। और ये देखिए, दुकानदार हो या फिर वहाँ आसपास के लोग, उन सबको ये हिदायत दी गई है। के लिए प्रिपरेशंस जो है हम पिछले 1-1.25 महीने से जो है इसमें लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक, सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउड मैनेजमेंट, इमरजेंसी सर्विसेज, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये जो सारी चीज़ें हैं उन सब की व्यवस्था बनाई गई है। और आज जैसे शाही स्नान है तो हम रेगुलर इंस्पेक्शन के अलावा रैंडम चेकिंग करके चालान की प्रक्रिया भी कर रहे हैं। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी की योजनाओं की समीक्षा की। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण होम आइसोलेशन में हैं मंत्री गणेश जोशी। मंत्री ने वर्चुअली शामिल होकर योजनाओं की समीक्षा की है। तो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी वर्चुअली शामिल होकर योजनाओं की समीक्षा की है मंत्री गणेश जोशी ने। आपको बता दें कि इस वक्त वो कोरोना पॉजिटिव हैं, होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन लगातार विकास कार्यों को लेकर वो अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअली सबसे बैठक कर रहे हैं और योजनाओं को लेकर उन्होंने समीक्षा की। कि हमारी तो कोई योजना पुरानी उसमें गई नहीं, तो हमारा आधा फालतू ये कह रहे हैं। ये जी सर मैं राजकुमार जी की बात समझी नहीं आपने। राजकुमार जी ये कह रहे हैं कि पुरानी उसमें इन्होंने कोई योजना दी नहीं, तो इनका 50% ऐसा इनके विधानसभा क्षेत्र में क्यों काटा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि हमारी तो कोई योजना पुरानी उसमें गई नहीं, तो हमारा आधा फालतू ये कह रहे हैं। ये जी सर मैं राजकुमार जी की बात समझी नहीं आपने। राजकुमार जी ये कह रहे हैं कि पुरानी उसमें इन्होंने कोई योजना दी नहीं, तो इनका 50% ऐसा इनके विधानसभा क्षेत्र में क्यों काटा जा रहा है, ये कह रहे हैं। खबर डोईवाला से, जहां पर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से किसान नाराज हैं। नाराज किसानों ने शासन प्रशासन से लगाई फसलों को बचाने की गुहार। पानी देने के लिए सिंचाई नहर में कट ऑफ वॉल बनाने की मांग की है। डोईवाला में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से नाराज किसानों ने शासन प्रशासन से फसलों को बचाने की गुहार लगाई है। और इसी के चलते गन्ना समिति के अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने बताया कि अप्रैल का महीना चल रहा है और लगातार सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है।
बढ़ती गर्मी के कारण डोईवाला के कालूवाला, जौलीग्रांट जैसे क्षेत्रों में जहां पीने के पानी की किल्लत होने लगी है, वहीं किसानों को सिंचाई का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। डोईवाला के कालूवाला में तमाम किसानों ने सिंचाई की नहर में पानी की व्यवस्था की मांग को लेकर बैठक की और उनकी ओर से शासन प्रशासन से मांग की गई कि अप्रैल में जब ये हाल है तो मई जून में किसान बेहाल हो जाएंगे और उनकी फसल सूखकर बर्बाद हो जाएगी। बता दें कि किसानों को पानी देने के लिए सिंचाई नहर में कट ऑफ वॉल बनाने की मांग को लेकर किसानों ने पंचायत की। जौलीग्रांट में इस समय इस एरिया में एक ही मात्र सरकार की नहर है, जो सरकारी नहर के नाम से जानते हैं। ये कालूसीद मंदिर के पास से इसका हेड है, जो सोंग नदी से स्टार्ट होता है और ये हिमालयन हॉस्पिटल तक का लगभग 1550 बीघा यानी 123 हेक्टेयर जो सरकारी रिकॉर्ड में हमारी ज़मीन है उसको सिंचित करती है। हाल ये है कि इस बार एक तो गर्मी की वजह से पानी बरसात ना होने की वजह से, क्योंकि सबसे ऊपर हमारी नहर होने की वजह से पानी डाउन हो गया, नीचे चला गया, क्योंकि पीछे जो खनन हुआ उसका रीजन आज हमारे सामने आ रहा है। जो 10 साल खनन चला उसकी वजह से आज हमारे सामने संकट पैदा हुआ कि कई वर्षों बाद ऐसा हुआ कि मार्च के महीने में आज नहर बिल्कुल सूख चुकी है। मतलब नहर में 1 इंच भी पानी नहीं है कि कोई ये कहे कि पानी चल रहा है। और वो पानी ना होने की वजह से जो गेहूँ हमारा होना था, जिसमें 2 बार पानी लगना था, 5 बार पानी लगना था, वो 1-1 पानी लगा है। इसकी वजह से वो वह मसूरी लंडोर क्षेत्र के सर्वे ऑफ इंडिया कैंसल स्टेट के जंगलों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी है। वन विभाग की टीम वन दारोगा जगजीवन राम ने बताया कि सर्वे ऑफ इंडिया के जंगलों में अचानक आग लग गई थी। उन्होंने बताया कि सर्वे ऑफ इंडिया में किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि किसी ने बीड़ी पीकर झाड़ियों में डाल दी गई होगी, जिससे जंगल में आग लग गई है। उन्होंने बताया कि 400 वर्ग मीटर जंगल का भाग जल गया था, परंतु उसको समय रहते काबू पा लिया गया। अभी हमें सूचना मिली थी कि कैंसल हिल स्टेट में सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्र में आग लगी है और हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पर क्या है कि बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आता, जो भी आता है उसकी एंट्री होती है। तो ये इन्हीं के कर्मचारियों ने कोई गलतीवश जो है इन्होंने कहीं आग छोड़ दी, जिसके कारण ये आग फैल गई। लेकिन ये तुरंत हमने इसको काबू कर लिया है और लगभग 400 वर्ग मीटर एरिया में ही आग लगी है। तुरंत इसे कवर कर दिया गया। अभी हमें सूचना मिली थी। उत्तराखंड के नए मुखिया तीरथ सिंह रावत ने पुराने मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक और फैसले को पलट दिया है। तीरथ कैबिनेट ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने पर रोक लगा दी। तीरथ सरकार के इस फैसले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत असहज दिखे। उन्होंने दावा किया कि अपने विधायकों की सहमति से ही ये फैसला लिया था। इधर गैरसैंण पर बीजेपी में बन चुके 2 धड़ों पर विपक्ष तंज कस रहा है। हालांकि अब सवाल ये है कि गैरसैंण कमिश्नरी को खत्म करने से आम लोगों की सरकार से नाराजगी खत्म हो जाएगी। जब से तीरथ सिंह रावत ने देवभूमि की कमान संभाली है, तब से ही त्रिवेंद्र सरकार के फैसले को वो लगातार पलट रहे हैं। त्रिवेंद्र के करीबियों को सचिवालय से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अब उत्तराखंड के नए मुखिया ने त्रिवेंद्र सरकार के एक और फैसले पर रोक लगा दी है। तीरथ कैबिनेट ने यह तय किया है कि गैरसैंण को तीसरी कमिश्नरी नहीं बनाया जाएगा। इसके पीछे दलील है कि पिछली सरकार ने जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया था। पुरानी बातों में नहीं जाता, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी संगठन से चर्चा करके, क्योंकि संगठन में बदलाव हुआ है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव हुआ था। अब संगठन के साथ चर्चा करने के बाद दायित्वों का निर्धारण मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो जी किसी तरह की नाराजगी कहीं ना ऐसे पे आगे देखने को मिले? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं होती। सिर्फ इतना ही नहीं, 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर तीरथ सरकार पुनर्विचार कर रही है। सीएम तीरथ रावत ने इसमें 51 मंदिर बाहर करने की घोषणा कर दी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का फैसला लिया था। इस फैसले में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले को गैरसैंण कमिश्नरी में शामिल किया गया था, जिसके बाद त्रिवेंद्र सरकार को चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ा था और इसका नतीजा हुआ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। और अब जब तीरथ सरकार ने गैरसैंण पर पिछली सरकार के फैसले को पलट दिया है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत असहज नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, सरकार ने निर्णय लिया है, स्थगित करने का निर्णय लिया है, तो ठीक है, कैबिनेट ने निर्णय लिया तो उसमें उनका अपना सोच है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, हमारी सोच एक भविष्य की सोच थी।
इधर त्रिवेंद्र सरकार के फैसले को लगातार पलटने पर विपक्ष ने बीजेपी पर चुटकी ली है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी कई धड़ों में बंट गई, जिसका नतीजा अब नजर आ रहा है। देखिए, त्रिवेंद्र सरकार के जो फैसले तीरथ सिंह जी बदल रहे हैं, उसके बारे में हमारी सबसे पहले मांग तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये कहती रही कि 4 साल बेमिसाल, 4 साल में त्रिवेंद्र जी के शासनकाल में बहुत बड़ी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अर्जित करी, तो अगर उपलब्धियां अर्जित करी तो एक के बाद एक तीरथ सिंह जी उनके फैसलों को क्यों पलट रहे हैं? बहरहाल इस सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल है कि क्या तीरथ सरकार के इस फैसले से लोगों की नाराजगी दूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसके साथ देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।